आकाश अपने ऑफिस के काम से 3 महीने के लिए बाहर गया हुआ था। जब वह आता है तब अपने पिता की हालत देखकर परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन आकाश के बाबूजी अपने बेटे की गृहस्थी खराब नहीं होने देना चाहते थे। इस कारण वह अपने बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आकाश था कि वह समझने का नाम ही नहीं ले रहा था। मनोहर जी बहुत समझाने की कोशिश की, तब कहीं जाकर वह माना। आज आकाश अपने बाबू जी के जन्मदिन पर 3 महीने बाद घर वापस आ रहा था, इसलिए बाबूजी को देखने के लिए 3 महीने से आंखें तरस गई थी। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। हाँ बेटा बोलो। पापा, दादा। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ आज दादाजी का जन्मदिन है। उनके लिए आज बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, पर तुम अपनी माँ को मत बोलना और ना ही दादाजी को बताना, आकाश ने अपने 4 साल के बेटे से कहा। पर दादाजी तो उस बच्चे की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी और फ़ोन कट गया। आकाश अपने पिता के लिए स्वेटर, बादाम, समोसे जो उनके पसंद का था सब पैक करवा लिया और बाबूजी के रूम के लिए एक बड़ा सा टीवी खरीदा। बाबूजी को टीवी देखने का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी और मेरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बाबूजी ने अपनी इच्छाओं को मन के किसी कोने में दफन कर दिया था। वह आज अपने पिता की हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था। उन्हें वह हर खुशियाँ देना चाहता था जिनका उन्होंने अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए त्याग दिया था। कितना खुश होंगे बाबूजी आज 3 साल बाद आकाश को सरप्राइज के साथ देखकर। यह सोचकर ही आकाश की आंखें गीली हो गईं। आकाश ने बस से सामान उतारकर एक रिक्शा में रख दिया। कहाँ जाना है बाबूजी, आपको पहले ही बता दीजिए। अब इस बूढ़े से ज़्यादा दूर रिक्शा नहीं चलाई जाती। आकाश के कानों में जैसे ही यह आवाज़ पड़ी, उसके पैरों तले ज़मीन सरक गई और अनायास ही मुंह से निकल पड़ा, यह आवाज़ तो बाबूजी की लग रही है। उसने पलटकर देखा तो अपने पिता को इस हालत में देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाबूजी, आप यहाँ? बेटे को सामने देखकर पिता भी फूट फूट कर रोने लगे। तो आकाश ने छोटे बच्चे की तरह अपने पिता को गले से लगा लिया। उसने एक बार भी बाबूजी से उनकी हालत का कारण नहीं पूछा। जानता हूँ सोनम बाबूजी को ज़्यादा पसंद नहीं करती है, लेकिन वह इतना गिर जाएगी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। आकाश अपने पिता को घर लेकर पहुंचा तो देखा सोनम अपनी सहेलियों के साथ कैरम खेलते हुए बोली, अच्छा किया ना मैंने तुम सबके कहने पर उस बुढ़े को घर से निकाल दिया। अरे बेटा, आएगा तो कह दूंगी तीर्थ यात्रा पर गया है। इतना कहकर खिलखिला कर हंस पड़ी कि तभी आकाश की आहट सुनकर सोनम हकलाते हुए बोली, अरे आप कब आए? बाबूजी कहाँ हैं? आकाश ने गुस्से में बोला। सोनम सकपकाते हुए बोली, बाबूजी तो माधव काका के साथ हरिद्वार गए हैं, कह रहे थे कि 2-4 दिन में लौट आएंगे। सोनम को झूठ बोलता देख आकाश खींच कर 2 तमाचे सोनम के गाल पर जड़ दिया। तो सोनम की सहेलियां भी जो अब तक ठहाका लगाकर उसके बाबूजी का अपमान कर रही थी, वह भी एक एक करके चुपचाप वहाँ से चली गईं। शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए? मनोहर जी को घर में देखकर दोनों बच्चे दौड़ते हुए जाकर दादा जी के गले से लिपटकर रोने लगे। आकाश गुस्से में सोनम के बाल पकड़कर दांत पीसते हुए बोला,
हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे बाबूजी को घर से निकालने की? बेटा, बहू को कुछ मत बोलो, यह तो सब मेरे कर्मों का ही लेखा जोखा है जो मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। तू मेरी वजह से अपनी गृहस्थी खराब मत करो। मैं जैसा भी हूँ वही ठीक हूँ। कम से कम मुझे अपने जैसे लोग तो वहाँ मिल जाते हैं जो अपना एक दूसरे के साथ दुख बांट लेते हैं। इतना कहकर मनोहर जी वहाँ से जाने लगे तो आकाश ने बाबूजी का रास्ता रोक लिया और उनके कदमों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। बाबूजी मत जाइए मुझे छोड़कर। माँ के बाद अब क्या आप भी मुझे अनाथ करना चाहते हैं? आकाश ने गुस्से में सोनम का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे के बाहर निकाल कर बोला, जो औरत मेरे बाबूजी की इज्जत नहीं कर सकती, उनका ध्यान नहीं रख सकती, उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, समझे तुम? इतना कहकर आकाश ने दरवाज़ा बंद कर लिया। बच्चे दादा जी को फिर से अपने कमरे में ले गए और उनके साथ खेलने लगे। आकाश हॉल में सोफे पर धम्म से बैठ गया और पर्स में से अपनी माँ की तस्वीर निकाल कर देखते हुए रोने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मेरे होते हुए पिताजी की ऐसी हालत हो गई। आकाश को उसके पिता ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ तो जन्म देती ही इस दुनिया से चल बसी थी। मनोहर जी ने कभी भी आकाश को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। बचपन से उसके नहलाने धुलाने से लेकर जवानी तक इस पढ़ाई लिखाई और कामयाबी की हर सीढ़ी चढ़ने में उसका कदम कदम पर साथ दिया। एक बार मनोहर जी की बहन ने बचपन में कहा भी था कि भैया, मुझे आकाश को दे दो, मैं इसका ख्याल रख लूँगी। आप माँ की कमी पूरी नहीं कर पाएंगे, या फिर एक आया लगा लीजिए जो आकाश का ध्यान रखे। लेकिन मनोहर जी ने ना अपने बेटे को बहन को दिया और ना ही आया को रखा। आकाश पढ़ लिख कर कामयाब हो गया तो मनोहर जी ने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी करा दी। लड़की देखने में अच्छी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ साल बाद ही वह अपने रंग दिखाने शुरू कर देगी। आकाश की शादी को 7 साल हो गए थे। सोनम की गोद में 2 बच्चे भी आ चुके थे। दोनों बच्चे दिन रात दादा दादा करके मनोहर जी से लिपटे रहते, लेकिन सोनम को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने बच्चों को पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई कि दोनों बच्चे भी अपने दादा से नफरत करने लगे थे। अभी कल की ही बात है, सोचते सोचते आकाश ख्यालों में खो गया। अरे बाबूजी कहाँ मर गए, समझ में नहीं आता है कि जब भी इन्हें आवाज़ लगाओ एक बार में भी तो कभी सुनते नहीं हैं। वैसे तो घर में इधर उधर घूमते ही रहते हैं, और क्यों ना घूमें, खाने की खुशबू जो इन्हें खींच लाती है, पर जब ज़रूरत पड़े इन्हें ढूंढो तो ना जाने कहाँ लापता हो जाते हैं। पतीले में थोड़ी सी दूध था तो मैंने सोचा कामवाली के साथ उनके लिए भी इसी बर्तन में चाय बना देती हूँ, और अगर यह चाय बर्बाद हुई तो मुझसे बुरा उनके लिए कोई नहीं होगा। फिर मांगते रहेंगे चाय, मैं तो नहीं देने वाली हूँ। बाबूजी कहाँ चले गए? चाय ठंडी हो रही है, पीना है तो पी लीजिए, मुझे और भी काम है। सोनम अपने ससुर मनोहर जी को आवाज़ लगाती है। शनिवार का दिन था, बच्चों के स्कूल में छुट्टी थी। बच्चे टीवी देख रहे थे। तभी मनोहर जी अपने पोते पोती के कमरे में आकर बोले, बेटा तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ बगीचे में, देखो कितनी अच्छी हवा बह रही है और कितने नए नए फूल खिले हैं। उन फूलों के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। बच्चे गुस्से में बोले, दादाजी हमें नहीं जाना आपके साथ बगीचे में, और आपको कितनी बार कहा है, जब हम खेल रहे हैं
तो आप हमें डिस्टर्ब मत किया करो। आप जाकर अपने कमरे में क्यों नहीं बैठते हैं? हर वक्त आप हमें परेशान करते रहते हैं। मम्मी, ओ मम्मी, देखो ना, दादाजी हमें परेशान कर रहे हैं। आरव और ईशा अपनी माँ सोनम से अपने दादाजी की शिकायत करते हैं। सोनम हाथ में मोबाइल लेते हुए आई और बोली, क्या बात है बाबूजी, आपसे एक जगह बैठा नहीं जाता? इतनी देर से चाय के लिए आवाज़ लगा रही थी और आप यहाँ बच्चों के कमरे में हैं। जब देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ खेल रहे हैं तो क्यों परेशान कर रहे हैं? वह आपके साथ क्या गुल्ली डंडा खेलेंगे या बूढ़ों की कहानी सुनेंगे? मन नहीं लगता है तो घर के बाहर क्यों नहीं जाते हैं? एक तो घर के काम ना काज होते हैं और शाम होते ही आप परेशान करने लगते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ, तो जानबूझकर आप बच्चों को परेशान करते हैं ताकि वह मुझे मेरी माँ से बात ही नहीं करने दें। आखिर आप चाहते क्या हैं? मनोहर जी बोले, बहू, मैं पूरे दिन अपने कमरे में ही बैठा रहता हूँ। अन्य दिनों में तो मैं बच्चों से इसलिए कुछ नहीं कहता कि स्कूल के गृह कार्य से उन्हें फुर्सत नहीं मिलती होगी। बेचारे बच्चे परेशान रहते हैं। आज शनिवार है, आज तो बच्चों की छुट्टी है। मैंने सोचा थोड़ी देर बच्चों से बात कर लेता हूँ। सोनम बोली, जब बच्चे आपसे बात ही नहीं करना चाहते तो क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं? मनोहर जी बोले, जब तुम्हारी सास जिंदा थी कहती थी मेरे पास उसके लिए वक्त नहीं होता। आज देखो समय का पहिया कैसे घुमा। आज मेरे लिए किसी के पास वक्त नहीं है। पूरा जीवन सबके लिए कमाने और उनको खुश रखने के सामान जुटाने में बिता दिया। यह सोच कर कि उनके बच्चों के साथ अपना बचपन जीऊँगा, पर देखो मेरे ही घर में मेरा ही अस्तित्व बिखर रहा है। सोनम बोली, मन नहीं लगता है तो घर के काम क्यों नहीं करते हैं? बस सब्जी और दूध लाकर रख देते हैं, उसके बाद हाथ समेट कर आप बैठ जाते हैं। अरे कम से कम जाले वाले साफ कर दीजिए और कुछ नहीं तो बगीचे में झाड़ू लगा दीजिए। पर नहीं, आपके हाथों में दर्द होने लगेगा तो जो करना है कीजिए। इतना कहकर वह बच्चों के लिए दूध बनाने चली गईं। मनोहर जी बोले, बहू, जब रसोई में जा रही हो तो एक कप चाय मेरे लिए भी बना देना। सोनम रसोई से बोली, वहाँ टेबल पर 5 रुपए का सिक्का है, वह ले लीजिए और जाकर नुक्कड़ या स्टेशन पर जाकर चाय पी लीजिए, दूध खत्म हो गया है। मनोहर जी ने अपनी टूटी हुई छतरी बगल में दबाई और निकलने लगे। तभी उनका बेटा आकाश शनिवार की ड्यूटी ख़त्म करके घर जल्दी लौटा। अरे बाबूजी, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? मनोहर जी बोले, बेटा तुम जाओ। और मनोहर जी की आंखें भर आई। उन्हें लगा जो उन्होंने अपने बेटे को संस्कार दिए थे वह वापस अपने पिता को दे रहा है। इससे ज़्यादा एक बेटा अपने पिता के लिए क्या करेगा, और पिता को इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। मनोहर जी मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकले और सोचने लगे, जब आकाश को ले जाता था अपनी जेब खर्च के लिए हमसे पैसे मांगते समय बहुत हिचकिचाता था क्योंकि घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। जब मनोहर जी एक दुकान पर काम करते थे और किसी तरह घर का खर्चा चलाते थे। सोनम का स्वभाव तो सबको पता था। वह हर वक्त ससुर जी के खिलाफ आकाश को कान भरती रहती थी। उसे और उसके बच्चों को बड़े बुजुर्गों का टोकना और गलत और सही का भेदभाव समझाना बिल्कुल पसंद नहीं था। आरव और ईसा भी कभी मनोहर जी के कमरे में नहीं जाते थे, ना ही उनके साथ कभी बातें करते थे। और आकाश को तो दफ्तर से लौटते लौटते इतनी देर हो जाती थी और वह इतना थक जाता था कि खा पी कर सो जाता था।
कभी कभी पिता से तो हालचाल भी नहीं ले पाता था। ना जाने यह कौन से काका हैं जिसके बारे में अक्सर मनोहर जी आकाश को बताते हैं और उनका नाम लेकर वह घर से निकल जाते हैं। आकाश को एक रोज़ शंका हुआ कि पिताजी का घर में मन क्यों नहीं लगता है। अक्सर वह काका के पास जाने की बात क्यों करते हैं। यही सब सोचकर वह उस रोज़ मनोहर जी के पीछे पीछे चलने लगा। आगे चलकर उसे बहुत हैरानी हुई क्यों कि किसी काका के घर ना जाकर स्टेशन के पास एक पेड़ के नीचे एकांत में उसके सहारे घंटे भर बैठे रहते हैं। आकाश को समझने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। आकाश ने पलट कर देखा तो पीछे एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। क्या हुआ बेटा, क्या देख रहे हो? वह यहाँ अक्सर आते हैं, उस पेड़ के सहारे बैठे रहते हैं और ढलते हुए शाम को देखते हैं और ना जाने उस पेड़ को दिव्यानी कहकर कितनी ही बातें करते हैं। और जब उनका मन हल्का हो जाता है तो वह वापस घर लौट जाते हैं। आकाश आश्चर्य से उन्हें देखा तो बुजुर्ग व्यक्ति बोले, यह अकेले नहीं हैं, ऐसे कितने ही माता पिता तुम्हें स्टेशन पर या पार्क में अकेले बैठे दिखेंगे। आकाश बोला, मगर क्यों काका, वह यहाँ अकेले क्यों बैठते हैं? बुजुर्ग ने कहा, बेटा, जब हम बुजुर्गों को घर में प्यार और सम्मान नहीं मिलता है और अकेलापन हमें खाने को दौड़ता है, तब हम घर से किसी अपने की तलाश में बाहर भटकते हैं। आकाश बोला, पर जिसका परिवार होता है वह क्यों इधर उधर भटकेगा? बुजुर्ग हंसकर बोला, बेटा, परिवार होने के बाद भी अगर उन्हें समय ही ना कोई दे तो अपना समय वह कहाँ काटेंगे? तो यहाँ बेचारे चले आते हैं। वैसे तुम्हें पता है, बुढ़ापे में इंसान का मन बच्चे जैसा हो जाता है। उस समय उसे प्यार और सम्मान के साथ परिवार के साथ की ज़रूरत होती है। जो परिवार के सदस्य समझ नहीं पाते, उनके लिए माँ बाप एक पुराने सामान की तरह हो जाते हैं जिस पर उनका कभी ध्यान ही नहीं जाता है। बच्चे सोचते हैं माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी जी ली तो अब उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। बाहर अपने साथ ले जाने से कतराते हैं। बात करना तो दूर, उनकी राय भी उन्हें अच्छी नहीं लगती है। जबकि बुजुर्ग अपनी राय और अनुभव से अपने बच्चों को जीवन में आने वाले संकटों से बचने का उपाय बताते हैं। चलो मैं भी चलता हूँ, आज मेरा समय भी कट गया, कल देखेंगे। इतना कहते हुए वह बुजुर्ग चुपचाप वहाँ से चले गए। आकाश भी वहाँ से चुपचाप घर आ गया। घर जाकर अकेले बैठा था, तभी मनोहर जी घर में प्रवेश किए। बेटे को देखकर मुस्कुराए। बच्चों और बहू की तरफ एक उम्मीद भरी नज़रों से देखा, पर घर के किसी सदस्य को कोई फर्क नहीं पड़ा। बच्चे आपस में खेल रहे थे, टीवी देख रहे थे। वहीं सोनम फ़ोन पर अपनी माँ से इधर उधर की बातें कर रही थी। मनोहर जी की किसी को कोई चिंता नहीं थी, मानो उस घर में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। घर में बहू पोता पोती सब हैं, पर यहाँ देखकर भी उन्हें अनदेखा कर रहे थे। आकाश को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने मन में कुछ सोचा और उसने निश्चय किया कि अब वह भी किसी से बात नहीं करेगा। फिर क्या, उस दिन से उसने अपने बच्चों और पत्नी से बात करना छोड़ दिया और एक दूरी बनाकर रहने लगा। काम पर जाता, लौट कर आता और चुपचाप अपने कमरे में काम करने बैठ जाता। बच्चे और पत्नी बात करने की कोशिश भी करते तो वह इशारों से कुछ बहाना बनाकर जवाब नहीं देता था। 3-4 दिन तक ऐसा ही चला। फिर बच्चे और पत्नी उसके सामने आकर खड़े हो गए और उसके व्यवहार का कारण पूछने लगे। तब आकाश ने बड़े प्रेम से अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और बोला,
आरव और ईसा, मैंने 3-4 दिन तुम लोगों से बात नहीं की तो तुम्हें कितना बुरा लगा और तुम लोग परेशान हो गए। यह सोचो दादाजी तुम लोगों के साथ रहते हैं पर तुम लोग उनसे बात भी नहीं करते हो, उन्हें कैसा लगता होगा। बच्चे अपनी माँ की तरफ देखने लगे और बोले, अरे पापा, हम दादाजी से क्या बात करें, उन्हें घर में अकेले बैठे बैठे मन नहीं लगता है, इसलिए तो मम्मी उन्हें कुछ न कुछ काम ही देती रहती है और वह कहते हैं उनसे कोई काम ही नहीं हो पाता है। आप दादाजी को वापस गांव क्यों नहीं भेज देते? आकाश बोला, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे दादाजी के साथ अब गांव में ही जाकर रहूँगा। वह मेरे पापा हैं, मुझे तो उनका ख्याल रखना ही होगा। बच्चे बोले, नहीं नहीं, तब तो दादाजी को भी यहीं रखो और मम्मी आप भी दादाजी का ख्याल रखो, वरना जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं अगर आपके साथ ऐसा करूँगा तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन सोनम को कोई फर्क नहीं पड़ा। आकाश को कंपनी की तरफ से 3 महीने के लिए विदेश भेज दिया गया। उसे जाना जरूरी था वरना वह कभी नहीं जाता। आकाश के जाते ही 10 दिन बाद एक छोटी सी गलती के कारण सोनम ने मनोहर जी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। यह कहा कि जब बेटा वापस आ जाएगा तब अपनी यह मनहूस शक्ल लेकर आना, तब तक मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकती। बहू की बातों से मनोहर जी की आंखों में आंसू आ गए और वह नम आंखों से वहां से चले गए। किसी को उन पर तरस नहीं आया और उन्होंने रिक्शे का काम पकड़ लिया। रोज सुबह से शाम तक रिक्शे का बोझ ढोते और शाम को थक कर उस रिक्शे पर ही सो जाते। लेकिन उधर आकाश को क्या पता था कि उसके जन्मदाता जो उन्हें जन्म दिए हैं ऐसे सड़क पर उसे रिक्शा चलाते हुए दिखेंगे। जिस उम्र में बच्चों को अपने माँ बाप का बोझ ढोना चाहिए, वही आज मेरे बाबूजी इस उम्र में दूसरों का बोझ खींच रहे हैं, वह भी सोनम के कारण। सोचते सोचते उसकी आंखें भर आईं और ना जाने कब नींद आई, उसे पता ही नहीं चला। वह पूरी रात हॉल में सोफे पर सोता रहा। मनोहर जी सुबह अपने कमरे से निकले, बेटे को हॉल में सोता देख उसके सिर पर आशीर्वाद भरे हाथ रखा और दरवाज़ा खोलकर शहर के लिए जाने लगे कि तभी उन्होंने देखा उनकी बहू सोनम दरवाजे पर ही बैठी रो रही थी। शायद पूरी रात वह दरवाजे पर ही बैठी रही। मनोहर जी को देखते ही सोनम उनके पैर में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अपने पिता समान ससुर का इतना अपमान किया। भगवान मुझे नर्क में भी जगह नहीं देंगे। आप तो जानते हैं भैया भाभी विदेश गए हैं, माँ बाबूजी कब का मेरा साथ छोड़कर जा चुके हैं, तो मैं कहाँ जाऊँगी। मनोहर जी को अपनी बहू पर तरस आ गया और उन्होंने उसे माफ़ किया और अंदर जाने को कहा। लेकिन आकाश गुस्से में बोला, नहीं बाबूजी, आप इसे माफ़ नहीं करेंगे, नहीं तो फिर यह दोबारा से वही व्यवहार करेगी, यह कभी नहीं सुधरेगी। इतना कहकर आकाश सोनम को घर से बाहर निकालने लगा तो मनोहर जी ने बेटे के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और बोले, अभी इस घर में मैं बड़ा हूँ, इस घर के फैसले लेने का अधिकार मेरा है। तुम कौन होते हो मेरे फैसले के बीच में बोलने वाले? पिता के एक थप्पड़ से आकाश चुपचाप खड़ा हो गया और बोला, बाबूजी, पर इसने जो आपके साथ किया उसके लिए इसे कैसे माफ़ कर सकते हैं? मनोहर जी भी सोनम को माफ़ नहीं करना चाहते थे, लेकिन वह अपने बेटे की गृहस्थी भी उजड़ते हुए नहीं देखना चाहते थे। इसलिए दिल पर पत्थर रखकर अपनी बहू को माफ़ किया और सारे गिले शिकवे दूर कर दिए। सोनम
ने भी आकाश से माफ़ी मांगी और रोते हुए अंदर कमरे में चली गईं। मनोहर जी ने बेटे को बैठाकर बहुत समझाया तो अंदर जाकर आकाश बड़े प्यार से सोनम का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, सोनम, सुना तुम्हारे बच्चे हमारे भविष्य के लिए क्या सोच रहे हैं। आज तुम्हारे बच्चे इतने छोटे हैं और उनकी इतनी सी बात तुम्हें कितनी बुरी लगी और तुम एक बार बाबूजी से सम्मान से छोड़ो, प्यार से बात तक नहीं करती हो। सोचो उन्हें कैसा लगता होगा। अपनी माँ से तुम घंटों बातें करती रहती हो तो क्या मेरे बाबूजी के लिए तुम्हारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मेरे बाबूजी भी मुझे जान से प्यारे हैं, जैसे कि तुम्हारी माँ हैं। मनोहर जी के स्टेशन पर जाकर अकेले बैठने की बात आकाश उसे बताना सही नहीं समझा, क्योंकि उसकी आंखों में शर्मिंदगी के एहसास दिख रहे थे और सबको अपने बुरे व्यवहार का खेद था। तो आकाश ने उम्मीद की कि अब शायद उसके पिता के साथ में अपरिचित जैसा व्यवहार नहीं होगा। सोनम ने दोनों बच्चों को जाकर समझाया, बच्चों, तुम्हारे दादाजी तुम लोगों को बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें पता है दादा दादी नाना नानी के पास कितने कितने किस्से कहानियाँ होते हैं और जिन सवालों के जवाब तुम्हें किताबों में नहीं मिलते उनके जवाब भी तुम्हारे दादा जी के पास होते हैं और कुछ सवाल तो वह चुटकियों में हल कर देते हैं। तो तुम दोनों को भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। कुछ देर बाद मनोहर जी लौटकर घर आए तो दोनों बच्चे उनसे चिपक गए और बोले, दादा जी चलो ना हमारे साथ खेलो, आज हमारी छुट्टी है और उसके बाद रात में आप हमें किस्से भी सुनाना। पापा कहते हैं आपके पास किस्से कहानियों का खजाना है। ईशा बोली, हाँ दादाजी आप बहुत अच्छे हैं और आप हमें अच्छी अच्छी बातें भी सिखा सकते हैं, चलो ना हमारे साथ। बच्चों की बातें सुनकर मनोहर जी की आंखें भर आईं और वह बच्चों को प्यार करने लगे। फिर क्या था, अब तो रोज किस्से कहानियों का दौर चलता था और बच्चों के गृह कार्य को पूरा करने में मनोहर जी मदद किया करते थे। सोनम शाम होते ही कुछ न कुछ बनाकर चाय के साथ मनोहर जी को देती तो वह कहते, बहू थोड़ा रुक जाओ, आकाश आता होगा, फिर हम सब मिलकर एक साथ चाय पियेंगे। वह दिन और आज का दिन घर का पूरा माहौल बदल गया था। अब घर में कोई अकेलापन महसूस नहीं करता था, सब हंसते खिलखिलाते रहते थे। एक रोज आकाश हंसते हुए मनोहर जी से बोला, बाबूजी आप कुछ भूल रहे हैं। मनोहर जी ने कहा, क्या भूल रहा हूँ। आकाश बोला, बाबूजी कितने दिन हो गए आप काका के घर नहीं जाते हैं, वह आपका इंतजार करते होंगे। मनोहर जी एक पल को रुके, फिर बोले, नहीं बेटा, अब मुझे वहाँ जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो मेरे साथ हंसने बोलने के लिए मेरा परिवार ही काफ़ी है। अब मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनते ही सोनम के कुछ समझ में नहीं आया। वह अपने पति से पूछती है कि पिताजी आखिर किसके पास जाते थे, मुझे भी तो इसके बारे में कुछ बताओ। लेकिन मनोहर जी उन्हें कुछ बताने से मना कर देते हैं और मनोहर जी और उनके बेटे दोनों लोग मुस्कुराने लगते हैं। तो दोस्तों आकाश ने अपने पिताजी के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना।